हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, टाइप 3 है और ये हमारा लेक्चर भी 3 है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक्चुअली होता क्या है, आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग यानी एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स। अब एग्जीक्यूट क्या ऐसे होंगे, क्या होगा वो हम देखते हैं इसमें कैसे क्या है। पहला पॉइंट है इसमें, एज द टर्म इम्प्लाइज मल्टी प्रोग्रामिंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू मोर देन वन प्रोग्राम। जैसा मैंने अभी बोला, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब एक से ज़्यादा प्रोग्राम, मोर देन वन प्रोग्राम रनिंग एट द सेम टाइम। एक से ज़्यादा प्रोग्राम जब सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग। An operating system is referred to as multi-programming when it support the execution of many program। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक टाइम में, ठीक है, एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। यानी कि एक टाइम में, ठीक है, एक से ज़्यादा, मोर देन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट एट सेम टाइम। इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग, जो कि आपको क्लियर है नाम से, एक से ज़्यादा प्रोग्राम सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है हमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। करते हैं ना हम इसको। इन 1950s मल्टी प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड। मल्टी प्रोग्रामिंग कब डेवलप हो गया था, 50s में ही डेवलप हो गया था, जब मेन फ्रेम कंप्यूटिंग वॉज वेयर इट वॉज ओरिजिनली अप्लाइड। जब मेन फ्रेम कंप्यूटिंग में इसको अप्लाई किया गया था। ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स कंजप्शन इज द मेन गोल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि गोल क्या है भाई, मल्टी प्रोग्रामिंग क्यों बनाया, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या था, रिसोर्स का कंजम्पशन कैसा हो, ऑप्टिमाइज, मिनिमम हो। तो रिसोर्स का कंजम्पशन हो, रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन हो, और ये मल्टी प्रोग्रामिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल था। तो ये आपको समझ आया यहाँ तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग का पर्पस क्या था। जब हमें साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोग्राम रन करने हो तो हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। 50s में डेवलप हो गया था, मेन फ्रेम में इसको ओरिजिनली अप्लाई किया गया था, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट गोल था रिसोर्स का यूटिलाइजेशन। नाउ मूविंग अहेड, हाँ क्या करते हैं हम इसमें, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक बना दिया गया मल्टी यूज़र और दूसरा बन गया मल्टी टास्किंग। मतलब एक से ज़्यादा टास्क और एक से ज़्यादा यूज़र। मल्टी यहाँ पे भी हो रहा है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या था, एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा यूज़र भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा टास्क भी हो सकते हैं। दोनों चीज़ों को इक्वली हैंडल करेगा ये। इसमें अब हम मल्टी टास्किंग में देखते हैं। मल्टी टास्किंग नाम से क्लियर हो रहा है, कैसा है, मोर देन वन टास्क, मोर देन वन टास्क, ठीक है। अब मल्टीटास्किंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर्स है जिसमें क्या इनेबल करते हैं, एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम एट वंस। एक बार में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को, एक से ज़्यादा टास्क को एग्जीक्यूट किया जाए। मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच ईच प्रोग्राम इन एंड आउट ऑफ मेमोरी वन एट अ टाइम। कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, स्विच करता है, स्विचिंग करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, स्विचिंग करता है। वो एक बार इन एक बार आउट, इस तरीके से स्विचिंग करता है, ठीक है, हर प्रोग्राम के ऊपर। तो जो प्रोग्राम मेमोरी में होता है उसकी बात कर रहे हैं, जो प्रोग्राम हमारा मेन मेमोरी में होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब ये था कि ये जो होता है एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है एक बार में, और मल्टी यूज़र अलग होता है, मल्टीटास्किंग कंप्लीटली डिफरेंट होता है। और यहाँ पे जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, स्विचिंग प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें, उसमें क्या लिखा है, मैनी यूज़र कैन शेयर प्रोसेसिंग टाइम। बहुत सारे यूज़र क्या करेंगे, आप देखो मल्टी यूज़र है तो क्या करना पड़ेगा, हमें शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो प्रोसेस, बहुत सारे जो यूज़र हैं प्रोसेसिंग टाइम को शेयर करेंगे ऑन ए पोटेंट सेंट्रल कंप्यूटर ऑन वेरियस टर्मिनल। अगर सेंट्रल कंप्यूटर एक है, टर्मिनल बहुत सारे हैं, तो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन फॉर मल्टीपल यूज़र। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डिज़ाइन करने पड़ते हैं जो मल्टीपल यूज़र के साथ में डील करें। तो ये है क्या करते हैं, किसको शेयर करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली टाइम को, क्योंकि एक प्रोसेसर है, ठीक है, सेंट्रल कंप्यूटर है और बहुत सारे उसके टर्मिनल्स हैं, तो इसलिए और डेफिनेटली हमें शेयरिंग करनी पड़ेगी। आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसमें लिखा है इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश दिस द ऑपरेटिंग सिस्टम रैपिडली स्विच
ठीक है, क्या प्रोवाइड, मैंने बोला था ना क्या करता है, स्विचिंग करता है। तो और वो रैपिडली करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि प्रोग्राम्स कितने हैं, बहुत सारे, मोर देन वन। तो आपको रैपिडली क्या करना पड़ेगा, स्विचिंग। कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बिटवीन किसके बीच में, टर्मिनल्स के बीच में। क्यों, क्योंकि मेन सिस्टम एक ही है, तो हमें टर्मिनल्स के बीच में स्विचिंग करनी पड़ेगी। गिविंग ईच अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम, हर एक टर्मिनल को एक लिमिटेड सीपीयू टाइम दिया जाएगा। ठीक है, सीपीयू टाइम असाइन किया जाएगा मेन कंप्यूटर को। ऑन द मेन कंप्यूटर का टाइम हमें असाइन करना है। और एवरी यूजर सीम्स टू हैव कांस्टेंट एक्सेस टू द सेंट्रल कंप्यूटर सिंस ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्विच्ड बिटवीन टर्मिनल्स सो क्विकली। तो उसमें क्या होगा, हर टर्मिनल को ऐसा लगेगा कि मतलब उसी का काम चल रहा है, उसी का एग्जीक्यूशन चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कराएगा, बहुत ही रैपिडली स्विचिंग कराएगा, जिससे क्या होगा, उसको रियलाइज ही नहीं होगा कि मेरा काम बीच में इंटरप्ट हुआ है। तो स्विचिंग का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर सच एज अ सिस्टम में इंक्रीज इफ देयर आर लॉट ऑफ यूजर। तो जो सेंट्रल कंप्यूटर है उसका क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम जो होगा उसका वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब बहुत सारे यूज़र होंगे तो उसका रिस्पॉन्स टाइम कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जितने भी टर्मिनल है, मान लो T1 T2 बहुत सारे टर्मिनल है, तो जो मेन सिस्टम है, ठीक है, जो मेन सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि उसको इसको भी रिस्पॉन्स देना है, उसको T2 को भी रिस्पॉन्स देना है, उसको T3 को भी देना है, उसको TN को भी देना है। मतलब जितने टर्मिनल उससे रिक्वेस्ट करेंगे उतना ही उसको रिस्पॉन्स देना है। तो टर्मिनल बढ़ेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। स्विचिंग की टेंशन हमें नहीं लेनी, स्विचिंग का जो काम है स्विचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेगा। क्यों करानी पड़ रही है, क्योंकि सेंट्रल सिस्टम एक ही है। ठीक है, और बाकी सारे क्या हैं उसके, टर्मिनल्स। तो टर्मिनल्स हैं तो उनके पास अपना खुद का प्रोसेसर नहीं होगा, तो वो इसी से रिक्वेस्ट करेंगे और ये उनको रिस्पॉन्स देगा। तो ये जो स्विचिंग है वो डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। आगे चलते हैं, डायग्राम देखो। अब डायग्राम से आपको ग्राफिक्स से जल्दी समझ आता है। कैसे, देखो ये है सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि किसकी बात कर रहा है वो, रोम की, परमानेंट मेमोरी। ठीक है, ये क्या है हमारी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में क्या होता है, डेटा होता है। अब ये देखो मेन मेमोरी के अंदर क्या होता है, वो डेटा हमें रखना है जो अभी करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, सारा तो नहीं आ सकता। तो देखो आपने यहाँ पे क्या है, ये हमारी मेन मेमोरी हो गई, ये सीपीयू हो गया। सीपीयू क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन। आप देखो सीपीयू अगर जॉब बी को एग्जीक्यूट कर रहा है, अब जॉब बी का जो एग्जीक्यूशन है अगर वो प्रोग्रेस में है, ठीक है, आप ये देखिए जॉब बी है, जो ये जॉब बी दिख रही है, इस जॉब बी को क्या कर रहा है, सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है। एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, ये जॉब अभी एग्जीक्यूट हो रही है, अभी कंप्लीट नहीं हो रही है, एग्जीक्यूशन चल रहा है। और जॉब बी वेट किसका कर रही है, सीपीयू का, तब करेगी। अब क्या हो रहा है कि ये दिख रहा है आपको जॉब ए है, तो उस समय जॉब ए को यहाँ पे ये क्यू में है। और ये क्या होता है, जब काम खत्म हो जाता है तो डेटा को हम कहाँ राइट करते हैं, सेकेंडरी में। और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसे कहाँ लाते हैं, वापस मेन मेमोरी में। तो इसका एक पोर्शन में तो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है और बाकी में सारी वो जॉब्स रहती हैं जो करंटली एग्जीक्यूट कर रही हैं, होने वाली हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन जिनका प्रोग्रेस में है, ये क्यू में है, ये क्यू में है। जॉब सी जो है वो वेट कर रही है बेचारी कि सीपीयू उसको मिलेगा। जॉब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, जॉब बी अभी एग्जीक्यूशन में है, जॉब सी वेट कर रही है कि जब जॉब बी का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो सीपीयू मुझे मिलेगा, तो मैं अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करूंगी, है ना। तो क्या होता है, ये स्विचिंग हो रही है, कौन सा डेटा मेन मेमोरी में जा रहा है, कौन सा डेटा सेकेंडरी से मेन में आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, स्विचिंग हो रही है। किसकी स्विचिंग हो रही है, डेटा की। तो ये कौन करेगा, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं टेक केयर करता है इस चीज़ की कि जो जॉब कंप्लीट हो गई है उसको राइट कर दो मेन मेमोरी में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेन मेमोरी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आया। क्योंकि सीपीयू एक है तो एक बार में तो एक का ही करेगा, लेकिन बाकी वेटिंग में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम उसके कुछ फीचर्स और कुछ एडवांटेज डिस्कस करते हैं। किसके, मल्टी प्रोग्रामिंग के। देखो पहला, नीड सिंगल सीपीयू फॉर इम्प्लीमेंटेशन। हमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम एक सिंगल सीपीयू तो चाहिए भाई, एक तो हमें चाहिए ही चाहिए प्रोसेसर, एग्जीक्यूट कौन करेगा वरना। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट स्विच बिटवीन प्रोसेसेस के बीच में क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये कौन कराएगा,
ऑपरेटिंग सिस्टम। एक प्रोसेस P1 है, इसका एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, P2 पे चला गया, स्विचिंग हुई, P2 से P4 पे चला गया। इस तरीके से क्या होता है, प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन प्रोसेसेस। जिसे कौन कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी टेक केयर करता है। क्यों? क्योंकि किस प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस किस स्टेट में है, कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, किसको CPU चाहिए, ये सारा टेक केयर कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। स्विचिंग हैपन्स व्हेन करंट प्रोसेस अंडरगोस वेटिंग स्टेट। स्विचिंग कब होगी, जब करंट प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में चली जाए। एक प्रोसेस P1 है जो एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन अब उसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, उसको कुछ इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, तो प्रोसेस P1 कहाँ चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में। अब अगर प्रोसेस P1 सपोज वेटिंग स्टेट में चला गया तो CPU को थोड़ा आइडल बिठा के रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, CPU किसी दूसरी स्टेट में चला जाएगा। P2 मान लो रेडी है फॉर एग्जीक्यूशन, तो P2 को एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। P1 वेटिंग स्टेट में चली गई। नेक्स्ट पे जाओ, CPU आइडल टाइम इज रिड्यूस। जिससे क्या होता है, जब हमने ये सारी प्रोसेस करी तो जिससे क्या होगा, CPU का जो आइडल टाइम है वो कैसा हो जाएगा, रिड्यूस। क्योंकि हमें क्या करना है, CPU को आइडल नहीं रखना है, CPU को हमें कंटिन्यूसली बिजी रखना है, ठीक है। उसके बाद हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। डेफिनेटली सिस्टम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि एक प्रोसेस अगर वेटिंग में चली भी गई तो CPU आइडल नहीं है, वो क्या करेगा, वो किसी दूसरी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेकिन स्विचिंग करानी पड़ेगी। स्विचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। अब आओ, मल्टी प्रोग्रामिंग के डिसएडवांटेज भी हैं। आपको अब एडवांटेज हैं तो कुछ उसके साथ प्रॉब्लम्स भी होंगी बेचारे के साथ। जैसे पहला, प्रायर नॉलेज ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स इज रिक्वायर्ड। हमें थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में प्रायर नॉलेज होनी चाहिए कि शेड्यूलिंग कैसे होगी। शेड्यूलिंग किसकी, प्रोसेसेस की, ठीक है, इनपुट आउटपुट की, सारी चीज़ों की, रिसोर्सेज की शेड्यूलिंग कैसे होनी है उसकी नॉलेज पहले होनी चाहिए। दूसरा, इफ़ इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स, अगर नंबर ऑफ जॉब बहुत ज़्यादा हैं, देन लॉन्ग टर्म जॉब्स विल हैव टू रिक्वायर अ लॉन्ग वेट। अगर कोई प्रोसेस जो है P1, ठीक है, वो उसका क्या है, बहुत लॉन्ग टर्म जॉब है, ठीक है, और अगर वो P1 जो है उसे किसी इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ी और वो वेटिंग स्टेट में चली गई तो क्या होगा, अगर ये वेटिंग स्टेट में चली गई तो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हमें वेट करना पड़ेगा। वेटिंग स्टेट में बहुत लंबे समय तक जा सकती है, तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। दूसरा, मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, नीडेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज ऑल टाइप ऑफ टास्क आर स्टोर इन मेमोरी। क्योंकि जिसकी बीच में स्विचिंग होनी है ना, वो सारी की सारी प्रोसेसेस को हमें मेन में ही रखना पड़ेगा। क्योंकि कब जो वेटिंग में जाएगी वो तो ठीक है, लेकिन सभी को हमें मेन मेमोरी में रखना पड़ेगा, जिससे मेमोरी मैनेजमेंट का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा, मल्टी प्रोग्रामिंग अप टू अ लार्ज एक्सटेंट कैन कॉज अ हीटअप इशू। अगर मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत लंबे समय तक चल गई, ठीक है, बहुत लंबे समय तक हम CPU को कॉन्टिन्यूसली मैनर में हम यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हीटअप इशू हो सकता है, सिस्टम हीटअप हो सकता है। क्योंकि क्या है कि प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस जितनी ज़्यादा हो गई एग्जीक्यूशन में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, जिससे हमारा सिस्टम या हमारा जो प्रोसेसर है उसमें हीटअप का इशू आ सकता है, प्रोसेसर हीटअप हो सकता है। तो ये उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो ये है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा, मल्टी यूज़र और मल्टी टास्क। आई होप मल्टी प्रोग्रामिंग आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट की टर्म्स जो आए थे वो आपने आई होप समझ आया होगा। स्विचिंग आया था। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से एक बार स्टडी करिए, इनको पढ़िए। मल्टी प्रोग्रामिंग को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी सीरीज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक हमें सब आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।